चीन में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ज़ेली इदारे एशिया पैसिफिक ग्रुप का इजलास आज से 17 मई तक हो रहा है। इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ्द चीन रवाना हो गया है। वफ्द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग पर इक़दामात से आगाह करेगा। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में है, जिससे पाकिस्तान की मईशत पर बुरे असरात पड़े। बरामदात और दरामदात मुतासिर हुई। बाहर से आने वाली रकूम और बैरूनी कर्जे लेने में भी दुश्वारी पेश आई और पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वो ग्रे से ब्लैक लिस्ट में ना जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पर बहुत सी मुआशी पाबंदियां लग जाएंगी। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तजवीज़ करदा 27 एक्शनेबल प्लान्स पर 15 दिसंबर तक अमल करना होगा, जिसमें इस बात का सबूत भी शामिल है कि पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से निशानदेही किए गए 8 इदारों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें उनके असासों को मंजबत करना भी शामिल है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत इन इक़दामात का मुतालबा किया था, जिस पर पाकिस्तान को मई तक अमल दरामद करना होगा, और अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा या फिर मजीद 1 साल के लिए ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक IMF से कर्जे के लिए FATF से क्लियरेंस लेना जरूरी है। कहा जा रहा है कि बीजिंग में होने वाले इजलास के बाद IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट को पेश नजर रखकर कर्जे की मंजूरी देगा। इसी वजह से पाकिस्तान ने शायद करदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं। आज करदम तंजीम जमातुल दावा के सरबराह हाफिज मोहम्मद सईद के बरादर निस्बती और तंजीम के नायब अमीर अब्दुल रहमान मक्की को इश्ताल अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार किया। अब्दुल रहमान मक्की जमातुल दावा के सियासी और बैरूनी ताल्लुकात शोबे के सरबराह हैं और अमेरिका ने 2010 में उन पर पाबंदी लगाई थी और 2012 में अब्दुल रहमान मक्की की गिरफ्तारी पर $2 मिलियन की रकम रखी गई थी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक मौलाना अब्दुल रहमान मक्की ने करदम तंजीमों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन पर गुजरांवाला में इश्ताल अंगेज तकरीर की थी और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इक़दामात को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था। इससे पहले हुकूमत ने 9 मजीद इदारों को करदम तंजीमों की लिस्ट में डाल दिया, जिनमें से 7 का ताल्लुक जमातुल दावा से जबकि 2 का फलाह इंसानियत फाउंडेशन से है। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के रहनुमाओं खादिम रिजवी और पीर अफजल कादरी की जमानत मेडिकल ग्राउंड्स पर मंजूर कर ली है। उन्हें कल रिहा कर दिया गया। दोनों को मुल्क भर में मुजाहरे करने और अमलाक को नुकसान पहुँचाने के इल्जामात में गिरफ्तार किया गया था। सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान वो इक़दामात नहीं कर पाया जिनका मुतालबा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कर रहा है, तो IMF से मिलने वाला कर्जा खटाई में पड़ सकता है, जो कि बराह रास्त वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से मिलने वाले कर्जों से भी मुंसलिक है। हुकूमत इस सूरत हाल का मुकाबला कैसे करेगी? और नाजरीन, यही सवाल हमने रखा है अपने आज के पैनलिस्ट के सामने। हमारे साथ है लाहौर स्टूडियोज में हुमायूं अख्तर साहब। आप कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के वफाकी वजीर रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम लीडर हैं। मोहम्मद ज़ियाउद्दीन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तज्जिया निगार हैं, कॉलम निगार हैं और उन्होंने हाल ही में इसी इशू के ऊपर अखबारों में लिखा भी है। निहाल हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं, साबिक सेनेटर हैं और वकील भी हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। और कुछ ही देर में हमें अखुनजादा चटान भी ज्वाइन कर लेंगे, जो कबायली इलाकों के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ियाउद्दीन साहब, पहले आपसे शुरू करती हूँ, चूंकि आपने इस हवाले से अब हाल ही में एक आर्टिकल भी लिखा है। देखिए, 2 तंजीमों के ऊपर तो पाकिस्तान की हुकूमत ने एक्शन लिया है, फलाह इंसानियत फाउंडेशन और जमातुल दावा, मगर हकानी नेटवर्क का भी कहा जाता है कि उसके खिलाफ भी हम एक्शन लें और यह भी कहा जाता है कि जैश ए मोहम्मद के खिलाफ भी हम एक्शन लें। तो अभी तक तो मसूद अजहर कहाँ है, कहाँ नहीं है? पुलवामा अटैक के बाद ये बहुत बार पूछा गया मगर कोई जवाब ना मिला। तो आप क्या समझते हैं कि जो हमें एक बताया जा रहा है कि जी आपको ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, तो खुदा ना खास्ता ऐसे तो नहीं होने जा रहा? देखिए, हमें ग्रे लिस्ट में जो डाला गया है वो इस वजह से डाला गया है कि हमने उस डेट तक, जब तक हम ग्रे लिस्ट में नहीं डाले गए, उस वक्त तक हमने कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई थी। इन्हें ये जो फंड रेजिंग करते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान के अंदर, और जो पैसे जमा करने के बाद वो भेजते हैं उन लोगों के पास जो टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, इस पे हमारी जो प्रोग्रेस रही है वो इतनी कोई सक्सेसफुल नहीं रही, इसीलिए हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया है। और उसके बाद से जब हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्रे लिस्ट से निकलें, तो इस दौरान में हमने जो जो एक्शंस लिए हैं, यानी ये पकड़ दकड़ वाली बात नहीं है। बात तो ये है कि आया हमने क्या कामयाबी से ये फंड रेजिंग बंद कर दी हमारे मुल्क में, और उसके बाद अगर फंड रेजिंग जारी है तो क्या आया हमने इस फंड को
ट्रांसफ़र होने से रोक लिया है। ये चीज़ें, ये जब तक ये हम कन्विंस नहीं करेंगे FATF को, हमें ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जाएगा। और अगर हम कन्विंस ना हो और फिर ये भी उनके जहन वो ये मालूम ये उन्हें पता चले कि हमारे यहाँ ये और ज़्यादा हो गया है और वो जो क़वानीन हमने इस मुल्क में नाफिज किए हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो हम ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाएंगे। इसके साथ साथ एक मसला, बहुत बड़ा मसला जो है वो FATF की जो APG है, एशिया पैसिफिक ग्रुप की जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबरशिप है, वो बड़ी ख़तरनाक है। इसके जो सदर हैं, FATF के सदर हैं, वो अमेरिकन हैं। अमेरिका आजकल हमसे बहुत ही हॉस्टाइल हुई हुई है। और उसके जो APG ग्रुप के जो सदर हैं वो ऑस्ट्रेलियन हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो है मेंबर है पैसिफिक इंडो पैसिफिक ग्रुप का जो एंटी चाइना है, इसका मतलब है कि एंटी पाकिस्तान। और फिर को चेयरमैन है हिंदुस्तान, जिसने धमकी दी हुई है कि हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आइसोलेट कर देंगे। तो ये जब तीन आदमी बैठकर वी आर फेसिंग अ हॉस्टाइल, जी वेरी वी आर फेसिंग अ हॉस्टाइल जूरी, जी जिस तरह आप तो इन्हें हमारे कुछ लोगों का ख्याल है कि कहीं ये जो रिजल्ट है वो रिग्ड इलेक्शन ना हो, रिग्ड रिजल्ट ना हो। अच्छा, ये अहम बात है। देखिए, ये अहम बात आपने की है हुमायूं अख्तर साहब, बात तो वो दुरुस्त कर रहे हैं कि हम एक बड़ी हॉस्टाइल, जिसे कहते हैं एशिया पैसिफिक ग्रुप को फेस कर रहे हैं, जिन्होंने ये फैसला करना है कि हम ब्लैक लिस्ट पे डाले जाएंगे कि नहीं डाले जाएंगे। मगर फिर भी सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत को ये नहीं बता देना चाहिए या मसूद अजहर को अब हिरासत में नहीं ले लेना चाहिए? और जो हकानी नेटवर्क, जिसका आपको याद है मुशर्रफ के वक्त से मुतालबा, आप भी उस वक्त हुकूमत में थे, मुतालबा किया जाता था कि उनके ऊपर आप क्लैंप डाउन करें, तब से लेकर अब तक उसके ऊपर कोई क्लैंप डाउन नहीं हुआ, जिसके नतीजे के अंदर हमें यहाँ तक हम पहुँच गए। आई डोंट थिंक हिरासत, अगर हम हिरासत में ले लेते हैं और वो फंड रेजिंग और अपने पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल से अपनी सारी कार्रवाई चला सकते हैं, तो FATF को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना हमने हिरासत में लिया कि नहीं लिया। सो आई थिंक द इशू इज़ कि दिस हैज़ टू बी टैकल्ड वेरी सीरियसली। हमारा जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में वजूद में आ गया था, उससे पहले कई साल बहुत से ऑर्डिनेंसेस आए, 2007 से ये सिलसिला चल रहा है। अब हमारे पास एक प्रॉपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है और स्टेट बैंक के उसमें प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हैं पूरे बैंकों के लिए, और उसमें देयर वेरी बेसिक थिंग्स, KYCs हैं, बायोमेट्रिक्स करते हैं बैंक्स, अनयूजुअल, मतलब अगर एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं या एक एंटिटी है, द बैंक शुड नो कि ये जो एक्टिविटी हो रही है और जो मनी जिस तरह मूव कर रही है, इज इट रिलेटेड टू their activity. इन चीजों के जरिए हमने पकड़ना, that's number one, that's the movement of money in the banking channels which has to be stopped for these organizations, and secondly the fund raising that takes place, क्योंकि हो सकता है वो फंड रेजिंग करें और बैंक इस्तेमाल ना करें और कैश ट्रांजैक्शंस करें, so the fund raising also has to, I personally think कि अभी इनका फोकस है कि दोस्त टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस allegedly जो हम कहते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव होना है असल हकीकत तो, लेकिन वो अगर पाकिस्तान को फ्रेंडली भी हैं और पाकिस्तान से allegedly इर्द गिर्द के मुल्कों में अटैक करती हैं, they have to be targeted. नहीं, मगर क्यों नहीं हो रहा ना हुमायूं साहब? अब तो आपकी हुकूमत जो है वो इस वक्त कह रही है कि जी हमने हर हालत में अपने घर को साफ करना है, खान साहब ये कह चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं आप लोग इसको टैकल? अब जरूरी देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है और मुझे यकीन है कि ज़िया साहब और निहाल हाशमी साहब कराची में बैठे हैं और बिजनेस कम्युनिटी से मिलते होंगे, हो ये रहा है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये टेरर फाइनेंसिंग तो जो आपके सामने ही है, FATF ने आपको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जी, लेकिन जो नॉर्मल बिजनेस चल रहा है उसमें शायद ही कोई बिजनेस हाउस हो जिसको कोई STR के FMU ने ना भेज दिया हो और को नैब ने इन्वेस्टिगेशन ना शुरू कर दी हो, और वो सारा जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो पहले ही, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, डॉलर चढ़ रहा है, बात तो जो गलत इस्तेमाल हुआ है इसका। सो नो, द इशू मुनीज़े, द इशू इज, are we in a position to actually do, if we want, let's say we decide to do it, go after this kind of activity which I've just described,
डू वी हैव द कैपेसिटी टू फुली इम्प्लीमेंट इट? ये तो एक तो ये ना जी कि इंटेंट, एक तो ये ना कि हमारी इंटेंट ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब हमारी इंटेंट है, तो कैपेसिटी और हम क्विकली कैपेसिटी, आप सिस्टम में रहे हुए हैं ना, कैपेसिटी है कि नहीं? हम कैपेसिटी देखिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, ये तो 2010 के बाद आया। कैपेसिटी डेवलप होते टाइम लगता है। अच्छा चलिए ठीक है, आप समझते हैं कि इस वक्त कैपेसिटी नहीं है। निहाल हाशमी साहब, आप भी हुकूमत के अंदर रह चुके हैं, सेनेटर रह चुके हैं, कानून को जानते हैं। जिस तरह हुमायूं अख्तर साहब कह रहे हैं कि टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए कैपेसिटी की जरूरत है, अभी तक वो कैपेसिटी नहीं बनी। मगर सर हमारे पास तो वक्त ही बड़ा कम रह गया है। अगर हम ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते तो हमें जल्द ही ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया जाएगा और इसका बराह रास्त असर हमारी मईशत पे पड़ेगा और महंगाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनी से हम चीज़ को देखते हैं, उसके बैकग्राउंड्स को नहीं देखते हैं, उसके असल वजूहात को नहीं देखते हैं। अगर आपको याद होगा कि जब भी माजी में अमेरिका ने इस खित्ते में एक वॉर ऑन टेरर का हिस्सा हमें बनाया, तो एक नारा लगा दिया जाता था जिहाद का, और फिर सी फी सबीलिल्लाह की बात होती थी। तंजीमों भी वो उनको बना डालते थे, उनकी फंडिंग फाइनेंसिंग भी करवाते थे और करते थे। और वैसे भी मुस्लिम महते जिहादी मैंने हमें बड़ा अटैक करता है जब नारा तकबीर अल्लाह अकबर करके कोई कहे कि जी हमें बस अब चाहिए असला के लिए पैसा, तो जमा हो जाता है। अब होना तो ये चाहिए था रियासती चैनल से होता, मगर वो गैर रियासती चैनल से भी चला गया। दूसरी तरफ ये बात याद रखना चाहिए हमें कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त की सियासी जो भी पार्टियाँ थी, जो भी स्टेक होल्डर्स थे, सबको मिला करके नेशनल एक्शन प्लान बनाया और उस पर काफ़ी हद तक काम भी हुआ। और आप देखें बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारी जगहों पे जो टेररिज्म है उसका खात्मा भी किया गया, एक पॉलिटिकल विल के साथ किया गया। मगर उसी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो देखें कि नवाज शरीफ साहब को कीमत भी अदा करनी पड़ी उसकी, कि जब ये डॉन लीग की बात आई उसके पस मंज़र को अगर आप देखें तो इसी पे बात हो रही थी कि जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनके वजह से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, जिसके वजह से पाकिस्तान को अच्छे तौर पे नहीं देखा जा रहा है, तो उसको कर्ब करने की ज़रूरत है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर में लाने की ज़रूरत है। और हुआ उसके बदले हाउस तो ऑर्डर में नहीं आया, नवाज शरीफ साहब को ऑर्डर में ले लिया गया। होना तो ये चाहिए था कि सारे मिल करके उस पर तवज्जो देते। चे जाए के बना दिया गया एक मिली मुस्लिम लीग, और चे जाए के बना दिया गया एक ये क्या नाम है, खादिम रिजवी साहब की एक पार्टी बना दी गई, तहरीक लब्बैक। अब देखिए जो बाहर बैठे मगर हाशमी साहब, आपको शायद आज आपने खबरें भी देखी होंगी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो दो अहम लीडर है पीर अफजल कादरी साहब और खादिम रिजवी साहब, उनको आज बेल भी हो गई है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि आप उनको फिर मेन स्ट्रीम पे ले आते हैं, उनको वो मौके फराहम कर देते हैं। जब हमारे यहाँ से, हमारे इब्लाग से जब कोई खबर नशर होता है, टीवी पे हो, अखबार में हो, रेडियो पे हो या सोशल मीडिया पे हो, तो पूरी दुनिया उसको बेवकूफ़ तो है नहीं। तो हमें चाहिए कि हम संजीदगी से इस पे बैठे और बैठ करके जिसका जो काम है वो करें। हम एक बात और साफ हो रहा है कि हमारी खारजा पॉलिसी बिल्कुल गुज़श्ता 2-3 सालों में बिल्कुल फेल होकर रह गई। ना मालूम कौन लोग खाद्य पॉलिसी चलाते रहे गुज़श्ता 1 सालों के अंदर, कि ना हम ऑस्ट्रेलिया को हम नवा बना सके, ना हम इंडिया को ये बात पे ख्याल कर सके कि जनाब असल में विक्टिम ऑफ टेररिज्म तो हम है, विक्टिम ऑफ टेररिज्म हम है और हम पे तुम इल्जाम लगा रहे हो। ये सवाल मैं अखुनज़ादा चट्टान आपके सामने रखती हूँ। देखिए जिस तरह निहाल हाशमी साहब बात करें, परसेप्शन की भी बात होती है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इन ग्रुप्स को मेन स्ट्रीम के अंदर लेके आएंगे तो शायद उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, और परसेप्शन की भी गेम है। मगर आज हमने देखा कि एक तरफ से तो आप जमातुल दावा के लोगों को हिरासत में ले रहे हैं, मगर दूसरी तरफ से बेल हो रही है, कोर्ट्स दे रही हैं, अदालतें दे रही है, मगर हो रही है बेल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लीडरान को, और एंटी टेररिज्म के एक्ट उनके ऊपर लगे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम बार बार यही मुतालबा कर रहे हैं, पिछले 5 साल भी हमारा मुतालबा यही था। हम यही कह रहे थे कि खुदा रहा इस मुल्क पे रहम करे। ठीक है कि हमें दहशतगर्दी की जंग में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई, लेकिन हम जो दावे कर रहे हैं कि हमने कमर तोड़ दिया और हमने ख़त्म कर दिया,
जब तक हम नेशनल एक्शन प्लान पे मुकम्मल तौर पे अमल नहीं करेंगे हम इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते, हम दुनिया को मज़ीद धोखा नहीं दे सकते। तो पिछली हुकूमत ने भी कहा गया कि ये तो इन पे करप्शन के केसेस है, ये तो जो चीख रही है इनकी दुम पे पाव पड़ गई। मगर चट्टान साहब, हुमायूं अख्तर साहब कह रहे हैं कि इस वक्त स्टेट के पास शायद वो कैपेसिटी नहीं है कि हम जो पैसा फाइनेंसिंग है, जो पैसे आ रहे हैं उसको हम चोक कर सकें। विल की कमी है, कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है। हमने सवात पे दोबारा पाकिस्तान का झंडा लगाया, हमने ट्राइबल एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम किया। ये चंद लोग इस रियासत के सामने कुछ भी नहीं है। अगर रियासत चाहे कि हम उसको ख़त्म कर सके करे तो इनको एक एक चीज़ का पता है, एक एक जगह का पता है। सारे मदरसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये सारे मदरसों के पीछे हम जाते हैं, ये इसलिए जाते हैं कि इनके सपोर्ट में खड़े कर दे। मैं हुमायूं खान साहब को एक रिक्वेस्ट कर दूं, जब तक आपके काबीना में ये दहशतगर्दों के सपोर्टर, ये माइंडसेट के लोग इसमें शामिल हैं, आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर है जिस पे बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात है, कभी भी दुनिया को यकीन नहीं आएगा, ना अपोजिशन को यकीन होगा कि आप लोग नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करने के लिए मुखलिस है या आप लोग इस पे अमल दरामद करना चाहते हैं। अगर आप वाकई करना चाहते हैं तो पहले अपने कैबिनेट से वो लोग निकाल दे। बहुत अहम बात की है आपने एजाज शाह के बारे में, जो आपने बात की है ज़िया साहब, परसेप्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। तो जिस तरह अखुनज़ादा चट्टान साहब कह रहे हैं, निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि एक तरफ से आप कलदम तंजीमों को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं और फिर एजाज शाह जिनके ऊपर बाकायदा बेनज़ीर भुट्टो इल्ज़ाम लगा चुकी है कि जी वो मेरे कत्ल में मुलव्विस हैं और उनके पर हमला करने की कोशिश की, तो फिर आप क्या समझते हैं कि क्या विल की बात है या कैपेसिटी की बात है? दोनों की बात सही है। अखुनज़ादा साहब भी सही कह रहे हैं कि विल नहीं है, और हुमायूं अख्तर साहब जो कह रहे हैं कि कैपेसिटी नहीं है, वो तो जाहिर है कि पाकिस्तान में प्रोसिक्यूशन की जो कैपेसिटी है वो टोटली नील है। आज तक पिछले तकरीबन 70 साल से मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा सीरियस किस्म का जो मुकदमा है वो उसको अमली यानी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाया गया हो। दूसरी बात है कि जो एविडेंस कलेक्शन की जो यानी कैपेसिटी है पाकिस्तान में, ख़ासकर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में, वो भी टोटली मफकूद है। ना हम एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, ना हम प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, हम सिर्फ मीडिया ट्रायल कर सकते हैं, और जो करते चले आ रहे हैं मीडिया ट्रायल। एक ज़माने में सिर्फ जब पीटीवी हुआ करता था तो हुकूमतें जब जाती थी तो पीटीवी मीडिया ट्रायल शुरू कर देता था उस हुकूमत के मुतालिक जो जा चुकी होती। आजकल चूंकि मगर ज़िया साहब जो ये बात करें अखुनज़ादा चट्टान साहब कि जी आपको नहीं लाना चाहिए था इस किस्म के कंट्रोवर्शियल लोगों को, जो लोग समझते हैं कि उनका कोई भी ताल्लुक रहा है माजी के अंदर दहशतगर्दी से, जिस तरह के हमारे माजी का नहीं, मैं सरजी से बहुत माजरत के साथ, अगर आपका फेडरल मिनिस्टर बयान दे दे कि मेरे होते हुए और पीटीआई के होते हुए किसी का बाप भी आपको हाथ नहीं लगा सकते हैं, आप मुझे बताइए, आपका एक विफाकी मिनिस्टर कहते हैं कि आज भी मेरे महल्ले का मौलवी ऐलान करे कि जिहाद पे जाए, मैं अभी के अभी जिहाद जाने पे तैयार हूँ। अगर आपकी हुकूमत में इस तरह के लोग हैं, आप मुझे बताइए। देखिए ये बात सही कह रहे हैं। अच्छा, ये हुमायूं अख्तर साहब मेरा ख्याल है ये इसका जवाब दे दीजिए। पीटीआई इटसेल्फ जो है ना, उसका जहन भी उसी तरह से काम करता है, यानी उनके जहनों में भी जहाद के मुतालिक कुछ एक ग्लैमरस किस्म की आइडिया है। जब इमरान खान साहब मदीने की रियासत की बात करते हैं तो वो जो मैसेज देते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, वो मैसेज यही होता है कि भाई हम जो है ना, हम पक्के मुसलमान हैं और हमारा जो मकसद है जहाद फी सबीलिल्लाह वो होना चाहिए। अच्छा, जब आप इस किस्म का जहन रखेंगे पार्टी में, पार्टी लीडरशिप में, तो ये लामहला इसमें इस किस्म के यानी एलिमेंट्स आ जाएंगे, जो हुमायूं अख्तर साहब जैसे एलिमेंट्स भी होंगे। और एजाज एक इजाफा कर दूं। जी आप इजाफा जरूर करिएगा। मैं ब्रेक के बाद आपको लूंगी, चूंकि ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद आपसे भी सवाल करके फिर हुमायूं अख्तर साहब से जो आपने बड़े सख्त सवाल किए उसके जवाब लेने होंगे। वक्फा लीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले ज़ियाउद्दीन साहब ने और अखुनज़ादा चट्टान साहब ने एक अहम सवाल रखा
और उन्होंने बड़े तल्ख सवालात किए हुमायूं अख्तर साहब से। यहाँ पे निहाल हाशमी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इससे पहले कि मैं हुमायूं अख्तर साहब की जानिब जाऊं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब बैरूनी दुनिया आपको देखती है तो आपके हाल और माजी को भी देखती है। अगर माजी में आप देखें तो इमरान खान साहब ने, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि तालिबान के दफातर खुलवाने चाहिए पाकिस्तान में। तो जब बैरूनी अनासिर ये देखेंगे कि मौजूदा वज़ीर आज़म माजी में बस मादी करीब में ये कहते रहे कि इनके दफातर होने चाहिए, तो फिर FATF में हम कौन से दलाइल लेके जाएं और क्या बात करें, बताएं आप मुझे। हुमायूं अख्तर साहब, कई सवालात हैं, बहुत सवालात हैं। तो देखिए, इमरान खान साहब जब मदीने की रियासत की बात करते हैं तो उनके जहन में कोई जिहादी सोच नहीं होती। ये बेसिकली सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से वेलफेयर स्टेट की बात हमेशा करते हैं। तालिबान से इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात करनी चाहिए थी। अब तो सारी दुनिया उसके पीछे लगी हुई है मुज़ाकरात कतर में, और सारी दफ्तर की भी बात की थी ना कि तालिबान के दफ्तर भी होने चाहिए। दफ्तर को छोड़े, शहरों के अंदर पाकिस्तान के 2014 में जब ये ऑपरेशन शुरू होना था तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां तालिबान से मुज़ाकरात के चक्कर में थी, और मेरी नजर में फौज के कंधे पे बंदूक रख के चलाने के चक्कर में थी। मगर जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी टू लेट्स बी फेयर, तो हम एक फुल फ्लेज्ड वॉर ऑन टेरर में शामिल हो चुके थे और तालिबान के खिलाफ, तहरीके तालिबान के खिलाफ हम लोग एक बाकायदा ऑपरेशन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इनको सपोर्ट अफगानिस्तान NDS से मिलती है। बट हमारी पोजीशन ये हमें ये रही है अफगानिस्तान में कि तमाम जो पार्टिसिपेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स उनमें बातचीत होनी चाहिए। अल्टीमेटली दुनिया ने वही शुरू की। अफगानिस्तान के तालिबान बिल्कुल कुछ और है और पाकिस्तान के तालिबान की नौयत बिल्कुल कुछ और है। नौयत सिर्फ ये है कि देयर आर सर्टेन तालिबान back the stake of Pakistan and there are certain Taliban that don't. That's the only difference. Otherwise they're all Taliban. Okay? So दूसरा मुनीज़े, देखिए एजाज शाह साहब, एक मैं और बात कहूँ कि हमारे तालिबान का कभी कोई स्टेक नहीं रहा पाकिस्तान की हुकूमत में, कभी भी नहीं रहा। जी। मगर वहां पे वो हुकूमत बना के हमने देखा है कि उन्होंने बनाई है और गोली की ऑन द फोर्स ऑफ द गन बनाई है। तो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ बिग डिफरेंस। बट उनकी पॉलिटिक्स की नौयत ऐसी है ना जी। हमारे पास स्ट्रक्चर्ड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसमें एक बहुत अच्छी बात है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कि वो रिलीजियस एलिमेंट को बहुत ज्यादा एनकरेज कभी भी नहीं किया उन्होंने। ये बात तो दुरुस्त है, मगर जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी अगर आप अपने जो वफाकी वजीर हैं, वजीर दाखिला एजाज शाह साहब का आपने तायुन क्यों किया? वो क्या मजबूरी थी? क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर ऐसे काबिल लोग नहीं थे जो बन सकते थे? मैं इस पर भी आता हूँ मुनीज़े। जहाँ तक अखुनज़ादा चट्टान साहब ने नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र किया, मैं समझता हूँ जी कि सिविलियन गवर्नमेंट्स ने बहुत कम एक्शन लिया है। ये जो 20 नकात हैं नेशनल एक्शन प्लान के, अब हम कुछ मदरसों की तरफ आए हैं। परवेज मुशर्रफ साहब भी मदरसों का कुछ नहीं कर सके, हालांकि तो नेशनल एक्शन प्लान नहीं था। एक मिनट हुमायूं भाई, एक मिनट अगर खता उसमें मैं जरा बोल 2 मिनट इजाज शाह पे जरूर आए हुमायूं साहब, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं इजाज शाह की, मैं अगर मौका दें तो मैं उससे जवाब। देखिए, इजाज शाह साहब प्रॉपरली इलेक्ट होके ननकाने साहब से इस वक्त असेंबली में पहुंचे हैं। एजाज शाह साहब ISI में भी रहे हैं, लेकिन लाहौर के सेक्टर कमांडर थे, वो कोई फाटा वगैरह के सेक्टर कमांडर नहीं थे। IB के चीफ रहे हैं पाकिस्तान के। और जहाँ तक जो एक बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ जो बेनज़ीर भुट्टो असैसिनेट हुई, उसमें उन पे इल्जाम है जो आज तक साबित नहीं हो सका। स्टेटमेंट दी ना आपने, वो स्टेटमेंट सुनी होगी ननकाना साहब ने, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि गर्मी के मौसम के अंदर मैं ऐसी छितरौल करूंगा उन लोगों को। I personally feel that was a very improper statement. अच्छा, ये स्टेटमेंट जो है ये एक सीनियर पॉलिटिशियन को नहीं देनी चाहिए। ओके, सो आई थिंक के बगैर इल्ज़ाम साबित हुए, एक हमारा मुल्क में तो अभी तक यही असूल है कि इल्ज़ाम जब साबित हो जाए, कन्विक्ट हो जाए, तो फिर मसला होता है। नहीं तो फिर अलीम खान साहब को आपने कैसे फारिग कर दिया? उनके पर तो इल्ज़ाम कोई साबित नहीं हुआ था, उन बेचारों को इस्तीफा देना पड़ा। अलीम खान साहब को आज बेल मिली है, और हो सकता है नायब ने शायद ये भी कहा है कि उन पे रेफरेंसेस फाइल होंगे। बेल तो उनको भी, बेल तो शहबाज शरीफ को भी मिली, वो तो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, निहाल हाशमी साहब।
मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम मदारस का जिक्र करते हैं तो देखिए हमारे जो बड़े बड़े टेररिज्म हुए उसमें मदारस सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है। कराची में आईबीए के बच्चे थे, कराची में आईबीए के, कराची यूनिवर्सिटी के लम्स के बच्चे थे। ये जो डैनियल पर्ल का केस था उसमें शेख साहब जो थे वो वहां से पढ़े हुए थे, LSE से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए। तो हमें मगरिब के नक्शे कदम पे चलते हुए सिर्फ अपने मदारस के ऊपर हम पॉलिसी ना बनाए। एक सदियों से चला आ रहा है एक तरीक़ेकार है, यतीम जान छुड़ाने के लिए मदारस पे चले जाते हैं। मदारस को इस तरह से हमें टारगेट नहीं करना। दूसरी बात जो हुमायूं भाई ने बात की एजाज शाह साहब के बारे में, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि क्रिमिनल प्रैक्टिस में ये होता है कि अगर कोई मकतूल अपने मरते वक्त या मरने से पहले कोई बयान दे दे तो उसको हम लीगल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। तो मोहतरमा बेनजीर साहबा ने एक डाइंग डिक्लेरेशन नोट बना करके भेज दिया था अमेरिका में, और उसमें इन सारे दोस्तों का जिक्र था। अगर ये होता कि जी मोहतरमा जिंदा रहती, बाहयात रहती, तो उस डाइंग डिक्लेरेशन की कोई हैसियत नहीं थी। मगर चूंकि उनके फिर वो उनको जिंदा नहीं रहना नसीब नहीं हुआ और अल्लाह के पास को प्यारी हो गई, तो इसलिए उस डाइंग डिक्लेरेशन की बड़ी अहमियत और अफादियत है। फिर आखिरी चीज मैं बात इसमें करूंगा कि देखिए हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी के वजह से ये हालिया दिनों में जो खारजा पॉलिसी में हम इधर उधर से आकर के अपने कोशिश करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। जो मुंतखब हुकूमत है उससे आप खारजा उमूर चलाने दें। आज हमारे पास बदकिस्मती से चंद सालों से कोई खारजा पॉलिसी नहीं है। एक तबका सऊदिया को प्लीज कर रहा है, कोई ईरान के साथ। अच्छा, मगर निहाल हाशमी साहब, कता कलामी माफ, मगर जो आप कह रहे हैं, इस डिस्प्यूट में न्यूट्रल होंगे, ये लग रहा है कि पड़ोसी मुसलमान भाई को छोड़ के कहते हैं हम न्यूट्रल रहेंगे। सर मुझे ये बताइए कि आपकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है कि आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो मुंतखब हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये खारजा पॉलिसी नहीं चला रही। ये तो बेनामी हुकूमत है मुनीज़े, ये हुकूमत किधर है? बेनामी हुकूमत। अच्छा, इस पे मुझे छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे से हाजिर होते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि हमारे पास वक्त कम होता जा रहा है, आपने कहा कि विल भी नहीं है, कैपेसिटी भी नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि जो FATF में इस वक्त हमारा वफ्द गया हुआ है चाइना, इसका क्या नतीजा होगा? और अगर हमें ब्लैक लिस्ट पे वो डाल देते, अगर इसका खदशा वाकई में है, तो हमारे ऊपर क्या असर होगा मईशत के ऊपर? बहुत बुरा असर होगा। आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में ही कह दिया कि क्या क्या होगा। बैंकिंग सेक्टर जो है ना वो कम्प्लीटली हमारे रीच से बाहर हो चुका होगा, इंटरनेशनल बैंकिंग, और हमारी जो डेट की रेटिंग जो है ना वो बहुत बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट हमारी अगर बाहर से लोन लेने जाएंगे हम तो वो शायद मिले ही ना हमको, और फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट जो होंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड वगैरह, उसकी प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो और टोटली स्क्वीज़ हो जाएगी हमारी इकॉनमी। तो इसके साथ साथ मैं ज़रा सा उस इशू पे आना चाहता हूँ वापस, मदीने की रियासत पे। मेरा भी यही ख्याल था जब अनाउंसमेंट इन्होंने किया कि ये शायद सोशल वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं इस मुल्क में। लेकिन मुनीज़े ये बताओ कि कहीं IMF ने कभी भी किसी भी मुल्क में मदद की, किसी भी मुल्क की सोशल वेलफेयर स्टेट बनाने में? आज इजिप्ट की हालत देख लें, अर्जेंटीना की हालत देख लें, ग्रीस सर्वाइव कर गया यूरोपियन मदद की वजह से, IMF की मदद की वजह से। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो जहां IMF ने मदद की हो और सोशल वेलफेयर स्टेट बन गया हो। तो ये कंट्रडिक्शन जो है ये समझ, इससे तो मुझे और परेशानी शुरू हो गई है। और आपकी जो नई टीम जो है इकोनॉमिक मैनेजर्स की, वो उनको देख लें, वो उनसे उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है मदीने की रियासत से। इन्हें वो उनका जो बैकग्राउंड है, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड या उनकी करियर के बैकग्राउंड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, टोटली सही फरमा रहे हैं, वो बिल्कुल कमर्शियल से आए हुए हैं। मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। ये बात तो दुरुस्त कर रहे हैं ज़िया साहब, कि मुल्क के साथ करना क्या है इनको। जी, एक मुल्क का ये हक है कि वो जिस नौयत का भी अपना इकोनॉमिक सिस्टम बनाए, सोशल वेलफेयर स्टेट बनाए या फ्री मार्केट बनाए या कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनाए। बट IMF, पाकिस्तान IMF का मेंबर है, उस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में बैठता है। IMF तो आता है एक मुल्क में इकोनॉमिक पॉलिसी देने नहीं आता। इकोनॉमिक पॉलिसी जब बिल्कुल बिगड़ जाती है उसको ठीक करने आता है।
और लोग कह रहे हैं जी इस्तीफा का प्रोग्राम बहुत सख्त है। इस्तीफा का प्रोग्राम बहुत सख्त है क्योंकि इससे पहले 30 ट्रिलियन रुपए का हमारे पर लोन का भी नहीं था। इससे पहले 19 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं था। मगर इस्तीफा शराइत क्या ज्यादा सख्त हो गया? व्हाट इज योर असेसमेंट ऑनेस्टली? नॉन इकोनॉमिक शराइत, मेरी नजर में इकोनॉमिक शराइत जो हैं वो बिल्कुल टफ। वो उन्होंने आजकल के जो हालात हमारे इकोनॉमिक देखे हैं जो भी, और उन्होंने ये कहा है कि ये 9 महीने के बने हुए हालात नहीं है। IMF की स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है। लेकिन हमारे मुल्क में जिस तरह इकोनॉमी चलती है उसको ये ठीक करना है। नॉन इकोनॉमिक जो कंडीशंस वो लगा रहे हैं ये एक नई चीज है। ये मतलब वो भी नहीं, वो कह रहे हैं कि जो आपको फ्रेंडली कंट्रीज का डेट आया है वो कट ऑफ, बेसिकली वो कट ऑफ करना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का CPEC की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोजर है, पाकिस्तान का फिस्कल एक्सपोजर CPEC में इतना नहीं है। क्यों ये सारे जो प्राइवेट सेक्टर के भी मंसूबे आ रहे हैं ना जी, और लोन जो आ रहे हैं, एक्टिविटी आ रही है, इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोजर पाकिस्तान की जिम्मेवारी है। वो नहीं चाहते कि ये IMF फंडिंग उस बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोजर को कवर करे। अखुंजादा साहब, मेरा बिल्कुल आखिरी मिनट रह गया, मगर आपसे पूछना है बहुत जरूरी है क्योंकि आप कबायली इलाकों को भी रिप्रेजेंट करते हैं और हमने हाल ही में देखा कि बलूचिस्तान के अंदर भी इस तरह के अटैक हुए। बात हमने शुरू की थी कि क्या हमारी स्टेट के पास वो कैपेसिटी है कि हम टेरर फाइनेंसिंग को चोक कर सके और जो पैसे दहशतगर्दों को आ रहे हैं उनको रोक सके। आपका क्या ख्याल है कि अगर विल है, कैपेसिटी है, और अब तो ये कह रहे हैं कि जी सिविल और मिलिट्री जो लोग हैं वो एक ही पेज के ऊपर हैं, ये हो सकता है? देखिए जी, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि हमारे कैपेसिटी है, हमारे पास विल नहीं है। हुमायूं खान साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ आप अफगान तालिबान को और पाकिस्तान में जो दहशतगर्द है उसको नहीं मिलाए। अफगानिस्तान में अमेरिका पता नहीं कितने हज़ार मील दूर से आके इनकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया है। वो अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, वो अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क से निकल जाए। आपके मुल्क में जो लोग हैं वो दहशतगर्द है जिन्होंने दाता दरबार में हमला किया और जिसने जिम्मेदारी लिया, वो क्या कह रहे हैं? वो आपके आईन को, वो आपकी अदालतों को, वो आपकी जमहूरियत को कुफर का निज़ाम समझते हैं। और आप खुद कह रहे हैं, आपका रियासत दावा कर रहे हैं कि उसको फंडिंग कर रहे हैं, रावाले कर रहे हैं, उसको फंडिंग खाद कर रहे हैं, उनको फंडिंग मुसाद कर रहे हैं। तो या तो जो आपकी हुकूमत रियासत के जो दावे हैं वो गलत है, या अगर ये दावे गलत नहीं है और ये बाहर से फंडिंग लोग है और इस पाकिस्तान को जो एक सारी इस्लामी दुनिया में एक एटमी ताकत है और बाहर की दुनिया चाहते हैं कि ये यहाँ पे इतना इंतशार हो, यहाँ पे इतना इस रियासत को कमज़ोर करे कि ये यूक्रेन की तरह अपना एटमी असलहा किसी मुल्क के हवाले कर दे, तो फिर इसके खिलाफ आपने काम करना है, फिर आप इसके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते हैं। ज़ियाउद्दीन साहब, निहाल हाशमी साहब, हुमायूं अख्तर साहब, तो नाजरीन सवाल ये है कि अगर यहाँ पे दहशतगर्दी का सफाया करना होगा तो अपने घर को पहले दुरुस्त करना होगा और अपनी जो थिंकिंग है उसको थोड़ा सा उसके अंदर क्लैरिटी लानी होगी। ये कब होगा? ये ना हो कि सर के ऊपर से पानी गुजर जाए। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।